यूपीएससी में तो बच्चे और आईएएस, पीसीएस की तैयारी जो करते हैं, वहाँ पे जो मटेरियल परोसा जा रहा है, वो पहले आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं उसकी फैक्ट चेकिंग करके दिखाऊँगा, ताकि सबको क्लियर रहे कि एक्चुअल प्रोपेगेंडा चल क्या रहा है। तो ये पहले बड़ी खराब होता है। इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना, तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी सब, नहीं बाल हटा कर ऐसे ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुरा, तो नहीं बहुत चौपट कर देगी सब। ये बहुत खतरनाक होती है सब। जा ये लगता है कुछ आगे चला गया। कोई बात नहीं, मैं शुरू से फिर से शुरू से कर देता हूँ। ये एक खान महोदय हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कराते हैं, बड़े फेमस हैं। और ये जो है पृथ्वीराज पर अपना लेक्चर दे रहे हैं। तो थोड़ा-सा पब्लिक मैं चाहता हूँ आप लोग जो हैं इनसे थोड़ा-सा लेक्चर ले लीजिए। ये मैप बताते हैं, मैप के माध्यम से ये बताते हैं कौन-सा राजा राज्य करता था। अब इनका पहले देख लीजिए, तो इनकी क्वालिटी देख लीजिए कि कैसे पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है, फिर मैं इसकी भी फैक्ट चेकिंग करके दिखाता हूँ। आज मैं पूरा पृथ्वीराज जो टॉपिक है ना, उसको अच्छे से कवर कर दूँगा। आप लोग देखते जाइए पहले। मटेरियल देखिए कैसा परोसा जा रहा है। देखिए ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और यहाँ पर मालवा वगैरह का जो एरिया था या इस सब में, यहाँ पर जयचंद्र का शासन था। जयचंद्र की बेटी का नाम था संयोगिता। संयोगिता का प्रेम संबंध हो गया किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इन्होंने एक मैप बनाया और गुजरात से सटा हुआ राजस्थान जो है ना, दक्षिण और पश्चिम वाला एरिया है, उसको इन्होंने दिखा दिया कि ये पृथ्वीराज चौहान का इलाका था। और उससे थोड़ा-सा आगे जो है, आप देखें कि इसको इन्होंने दिखा दिया राजस्थान से सटे हुए दिल्ली साइड की तरफ थोड़ा-सा आगे कि ये जयचंद का राज्य था। अब ये मैप कितना सही है? खान सर जो है ना, ये मैप मास्टर है। इनके जैसा जो है मैप से पढ़ाने वाला भारत में कोई नहीं है, ऐसा प्रचारित किया गया है। और आप देख लीजिए, आप बताइए कि पृथ्वीराज चौहान जो है, उनका शासन यहाँ पे था। देख लीजिए आप लोग, इतिहास तो पढ़े होंगे ना? अभी जब मोहम्मद घुरी से लड़ाई होगी, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था? तराइन कहाँ पे है? हरियाणा में है ना? अब बताइए कि अफ़गानिस्तान से कोई बंदा आएगा, राजस्थान आना होगा, तो वो हरियाणा जाएगा। ये भी राजस्थान से हरियाणा जाएँगे लड़ाई करने के लिए। मतलब क्या पढ़ाई चल रहा है यूपीएससी में? मतलब लोगों को ये तक नहीं पता है कि पृथ्वीराज था कहाँ का राजा? ये पढ़ाई चल रही है। और उसके साथ जो है अब कहानी स्टोरी जोड़ी जाएगी कि उसकी जयचंद की एक बेटी थी संजोगिता। मतलब आप दोस्तों एक चीज़ आप समझिए, अगर आपको किसी चीज़ का ब्राह्मणीकरण करना हो ना, मतलब आप लुट गए, आपसे कोई पूछे कि भैया आप कैसे लूटे? तब अब क्या करोगे? अब आपको जो है ना पूरा का पूरा उठा के दिखाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा कि भई हमारे यहाँ के जो लोग थे वो नकारे थे। नकारे थे तो कैसे नकारा आप दिखाओगे? मान लेते हैं घर का जो मालिक है, घर का मालिक कौन है? जिसको आप हिंदू-हिंदू कहते हो, उस घर का मालिक कौन है? ब्राह्मण है। कहता है कि ब्रह्मा जो है उसको ज्ञान दिया है, वेद दिया है, मुँह से पैदा करके भेजा है, वो तो अपना मालिक बना के बैठा है। नियम कानून खुद तय करता है। तो अब उस मुस्लिम शासनकाल अंग्रेज आए तो उन्होंने तो किताबें खोल-खोल के पूछनी शुरू की कि रे तुम लोग तो इतना विद्वान थे, ब्रह्मा तुमको सीधे-सीधे वेद दे के भेज दिया था। तुम लोग तो इतना नीति अर्थशास्त्र की बातें करते हो, तो तुम लोग गुलाम कैसे हुए? तो अब ये कैसे बताएँ कि हम कैसे गुलाम हुए? इतने चतुर चालाक अर्थव्यवस्था का ज्ञान लेके आजकल आपने देखा होगा ना चाणक्य नीति खूब चल रही है, चारों बगल। चाणक्य ये, चाणक्य वो। आज जब 800 साल तक मार-मार के इनका भूरता निकाल के रखे थे मुस्लिम सब, अंग्रेज सब, तब इनका कोनो नीति काम नहीं आता था। बैठ के चाटुकारिता करते थे दरबार में। ये भी चाणक्य ही बता के गया था कि राजा की चाटुकारिता करने लगना। तो आप देखें यहाँ पे कि ये लोग जो हैं, इन्होंने क्या कहानी बना दिया कि पूरा का पूरा उठा के जो राजा थे ना, उन्हीं पर थोप दिया। अभी तो ये गुरु थे, जो जीत गया, उसका ये गुरु बन के बैठ जाएँगे। जैसे जब पता चला कि भाई मौर्यंस जो हैं, ये तो बहुत बड़े सम्राट थे, खुदाई से, एक्सकवेशन से, तो तुरंत ही उसका गुरु जो है चाणक्य को बना के पेश कर दिए, एक फर्जी चरित्र। क्रेडिट लेने में आगे। जैसे ये जब पता चला कि अच्छा जो राजपूत थे, गुर्जर थे, जाट थे, ये लोग तो हार गए थे मुस्लिम शासनकाल में। इनके ऊपर तो मुस्लिम आके चढ़ के बैठ गया था। तो यहाँ पे अब क्रेडिट डाउन हो रहा था। तो तुरंत उठा के थोप दिए कि नहीं, नहीं ये तो राजपूतों की गलती थी। ये तो गुर्जरों की, जाटों की गलती थी।
मतलब जहाँ हार गए उठा के उन पे थोप दो। थोपेंगे कैसे? तो उसको थोपने के लिए इन लोगों ने एक भरपूर एक कहानी बना रखी है। इनका पुराण आपने पढ़ा होगा तो देखे होंगे कि अपने ऋषि-मुनियों तक को नहीं छोड़ते हैं। मतलब ऐसा तक लिख देंगे कि अच्छा एक अप्सरा थी, उसको देख के उसका वीर्य टपक गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें लिखते हैं ना। तो यहाँ भी इन्होंने राजाओं का चरित्र हनन कर दिया कि वो बड़ा लड़की को लेकर ठरकी टाइप का था, उसकी लड़की उठा लाया, उसकी लाया, इसीलिए हम लोग हार गए। अरे राजा जो है उसकी ऑलरेडी इतनी-इतनी रानियाँ होती हैं। पृथ्वीराज चौहान की ऑलरेडी न जाने कितनी रानियाँ थी। एक लड़की उठा के लाने के लिए वो हार जाएगा, साम्राज्य हार जाएगा। कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें इन लोगों ने कहानियाँ पकड़ा दी। तो दोस्तों आप ये देखें कि इन लोगों ने इतिहास को बर्बाद करने के लिए हमेशा ही राजाओं का चरित्र हनन कर दिया। वो राजा कितने बहादुरी से लड़े, जान के जोखिम के लिए उनके सैनिक मरे। अभी वो जीत गया होता पृथ्वीराज तो क्रेडिट लेने बैठ जाते कि देखिए हमारे पास तो नीति थी। एक चाणक्य की तरह एक और कोई गुरु घंटाल बना देते पृथ्वीराज का कि पृथ्वीराज का गुरु तो हम ही थे। हमने उसको ये ज्ञान दिया था इसीलिए जीत गया था। यहाँ पे अब चूँकि इतिहास है कि वो हार गया है, तो अब उसको दिखा रहे हैं कि वही लंपट था, वही जो है ठरकी था और ये था, वो था इसलिए जो है हम हार गए। तो ये धूर्तता होती है इतिहास की। खान सर जो हैं ये महोदय, देखिए क्या कर रहे हैं, लेकिन चूँकि टीचर हैं, खान सर नाम ही इनको क्रेडिट मिल गया। आप सुनिए थोड़ा-सा ये कहानी कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, फिर इसकी फैक्ट चेकिंग करता हूँ मैं। संयोगिता भी चाहती कि पृथ्वीराज चौहान से विवाह विवाह करें, और पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे किससे विवाह करें, संयोगिता से। लो अभी तो गड़बड़ कांड हो गया यहाँ पर। लेकिन जयचंद्र को पता नहीं किस बात की ईगो आ गई कि ना, हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे, भले किसी और से कर देंगे लेकिन इससे नहीं करेंगे। अब ये बात पता चल गई किसको, संयोगिता को। संयोगिता ने खबर भिजवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, हमारे बाबूजी दूसरे से ब्याह करने जा रहे हैं। तो स्वयंवर रखाया गया था। स्वयंवर पहले क्या होता था कि राजा महाराजा इस तरह लाइन से बैठे रहते थे सब, ऐसे लाइन से राजा बैठे हैं सब, अलग अलग जगह का राजा आया, सब पूरा मेकअप वेकअप करके आया सब राजा। अब ये लाइन से बैठते रहते थे सब, और रानी जो होती थी जिसका स्वयंवर किया जाता था वो राजाओं को पसंद करती थी। ऐसे कौन सा राजा इसको सबसे ज्यादा पसंद है, फला जगह के राजा स्वयंवर में। ऐसे महाभारत में भी देखेंगे स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर में पसंद किया जाता था। तो आए भाई पृथ्वीराज। तो देखा आपने कि यहाँ पे खान महोदय बता रहे हैं कि पहले जो है स्वयंवर होता था। भारत का इतिहास आप खोज लीजिए, कहाँ पे स्वयंवर होता था भाई? कहाँ पे सारे के सारे राजाओं को बुला के अपने घर में बैठा दिया जाता था, बेटी को खड़ा कर दिया जाता था कि भैया तू खुद से पसंद कर ले, किसी के गले में वरमाला पहना दे। अरे कैसे पता चलेगा? आप जो है तमाम राजाओं को बुला के अपने घर में बैठा दोगे, आपकी लड़की आएगी या किसी में वरमाला डाल देगी, कैसे उसको पता चलेगा? मतलब शरीर देख के बॉडी बिल्डर? क्या कौन-सा बॉडी बिल्डर है उसी के गले में? या स्मार्टनेस कौन थोड़ा स्मार्ट दिख रहा है उसके गले में पहना देगी? ये कौन-सा विवाह का पद्धति था? ये बिल्कुल झूठा पद्धति है। जैसे महाभारत काल्पनिक है, उसी तरह से ही जहाँ से कहानी सुन के इतिहास की तरह पढ़ा रहे हैं ये महोदय, उसी तरह से वो भी फर्जी कहानी है। भाई पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई जो है ना राजा बुला दिया हो सारे लोगों को। आपने रामायण में सुना होगा स्वयंवर हुआ था, ये सब काल्पनिक कहानियों में होता है दोस्तों स्वयंवर। भाई अकबर को जब शादी हुआ था जिस लड़की से, लोग गलती से उसका जोधा-जोधा नाम कर दिए हैं, उस स्वयंवर से हुआ था क्या उसकी शादी? बुलाए थे, वो भी पहुँच गया था, वो पहना दी थी। स्वयंवर-वयंवर से कुछ नहीं चलता था, ये सब फर्जी कहानियाँ हैं। जहाँ-जहाँ काल्पनिक कहानियाँ लिखी गई है, वहीं पे इस तरह की बातें होती हैं दोस्तों। एक चीज़ जान जाइए आपके लिए तौर पे। रामायण में स्वयंवर इन्होंने कहा काल्पनिक कहानी है, महाभारत में स्वयंवर की बात की काल्पनिक कहानी है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखा है, वो भी काल्पनिक कहानी है। उसमें भी इस तरह की बातें लिखी है, इसीलिए वो भी काल्पनिक है। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं फैक्ट चेकिंग करूँगा अभी आगे, पहले सुन लेते हैं इनकी बात को। चौहान भी काहे को कम, ले आ घोड़ा निकालो सैनिक चल चलते हैं। तो यहाँ से सीधे लेके चले गए कहाँ पर भाई, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान। और स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में हार डाल दिया, मतलब यही पसंद किए हैं इनको। और पृथ्वीराज चौहान लेके चल दिया किसको, संयोगिता को, अपने यहाँ शादी ब्याह करके। अब यहाँ जयचंद्र की डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई। पहली कि उसकी बेटी उससे शादी कर ली जिससे वो नहीं चाहता था, दूसरा वो जयचंद और इसमें पृथ्वीराज चौहान में एक बेटी लेके भाग गया, एक दूसरा झमेला हो गया। तीसरा क्या हुआ, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गए। अब इसमें बवाल हो गया किसके साथ, जयचंद के साथ।
अब यही गड़बड़ हो गया, जयचंद ने दिक्कत कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए खुद जयचंद जिम्मेदार है। जयचंद मोहम्मद गोरी से संपर्क कर लिया। मोहम्मद गोरी ने किससे संपर्क कर लिया? जयचंद ने। दोनों किसी से संपर्क कर लिए, भाई बात बराबर है। ये दोनों आपस में संपर्क कर लिए सब। अब जयचंद्र ने कहा मोहम्मद गोरी से कि तुम आ जाओ। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सेना की क्या क्या कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां जयचंद को पता थी। और ये जयचंद ने किसको बता दिया? मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी इन सारी कमजोरियों के साथ हमला कर दिया किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और पृथ्वीराज चौहान के किला तोड़ के और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। दूसरा, इस असुर जयचंद को तो यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने बताया कि पहले वो दोनों दोस्त थे, लेकिन पृथ्वीराज राजसूय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि दोनों सौतेले भाई थे। तो जयचंद की जो बेटी हुई, वो बेटी जो है इसकी क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी पृथ्वीराज चौहान की। और ये महोदय जो कहानी सुना रहे हैं उसी किताब के आधार पर कहानी सुना रहे हैं, जिसमें बोल रहा है कि संजोगिता जो है वो उसके प्रेम के चक्कर में पड़ गई। अब बताओ चाचा भतीजी का प्यार कैसे जायज है? आपको लगता है कि चाचा भतीजी का प्यार जायज है? चाचा जो है आके भतीजी को भरे स्वयंवर से उठा के लेके चला जाएगा? ये ठीक कहानी आपको लग रही है? तो ये एक फेक कहानी है। ये जो है यूपीएससी तैयारी करने वाले इतने चाव से लाखों करोड़ों, चूंकि व्यूज तो बहुत जाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे एक फेक नैरेटिव गढ़ के फेक स्टोरी आगे प्रचारित की जा रही है कि चाचा जो है, इसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है कि हाँ ये ठीक था। और ये भी बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि जयचंद नहीं चाहता था कि मतलब शादी करना। और अब ताली भी पिटवाई जाएगी बकायदे कि भाई जयचंद जो है उसकी बेटी को ले आया तो उसने गद्दारी कर दी। देखिए इन्होंने कितने अच्छे खूबसूरत कहानी बना दी है, जैसे कहानियां बनाते हैं ना सब। जब चोर जो है ना उसको पकड़ा जाता है, तो वो क्या करता है, चोरी क्यों किया उसके पीछे एक बड़ा सहानुभूति वाला एक बड़ा कहानी पेश करता है। तो वही एक फर्जी कहानी पेश की जा रही है कि जयचंद गद्दार था। दरअसल जयचंद को इन लोगों ने गद्दार जानबूझ के ठहराया है। कारण क्या है वो मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। यहाँ पे इस पूरी कहानी को देखिए कैसे खूबसूरती से इसको टर्न किया गया है। ये कहानी पूरा एक चीज तो फेल्योर दिखाती है कि ब्राह्मण जो गुरु अपने को ठहराते आया कि हिंदुइज्म, सो कॉल्ड हिंदुइज्म या ब्राह्मण धर्म का गुरु है और कर्ता धर्ता वही है, सारा ज्ञान वही रखता है और वो चाहे तो देश को बना सकता है, वो चाहे तो देश को बिगाड़ सकता है। उसके श्राप के आगे तो राम जैसा भगवान जो है नहीं टिकता है, कृष्ण जैसा भगवान, विष्णु जैसा भगवान नहीं टिकता है, तो ये छोटे मोटे राजा क्या टिके। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट इनको एक फेल्योर नजर आता है कि जो ब्राह्मण अपने धार्मिक ग्रंथों में इतना गपोड़ गाथा गाते रहा, उसके रहते हुए उसके हिंदू राजा, सो कॉल्ड हिंदू राजा हार गए मुस्लिम से, छोटी छोटी सेनाओं से। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम की जो इंटेलिजेंस ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं उसका एक फेल्योर है। इस फेल्योर को दबाने के लिए पहले तो चरित्र हनन कर दिया गया कि पृथ्वीराज लंपट था, ठरकी था। और दूसरा जो है ठीकरा उठा कर डाल दिया गया जयचंद पे कि उसने गद्दारी कर दी। दो चीज पकड़िएगा, मैं भी फैक्ट चेकिंग करके बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया। ब्राह्मण का आना चाहिए था कि रे तुम लोग जब गुरु था तो राजा कैसे हार गया? ज्ञान तुम देता था, हैं? वेद का ज्ञान तुम देता था, कैसे लड़ना है, कैसे कौन सी नीति बनानी है, सब ज्ञान तुम देता था, हार गए। अब पूरा उठा के तुम लोगों ने इन पर थोप दिया। अभी देखिए इनको सुनिए, आप लोगों को कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। नहीं समझ में आ रहा था कि प्रीति अपनी दामाद को मरवा दिए। सिंपल सी बात है। अगर आप कहते हैं कि मोहम्मद गोरी बहुत ही चतुर या फिर धोखेबाज था, नहीं भैया, ये उतना धोखेबाज, उतना खतरनाक, उतना चतुर नहीं था जितना जयचंद्र बेवकूफ थे। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि दोस्त हो ससुरे, तुम अपने बेटी दामाद के नहीं हुए, हमारे कहां से हो गए। थूर दिया किसको? जयचंद को भी। आप बताइए अच्छा किया कि नहीं किया? हम तो कहें बहुत अच्छा किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले कि भाई पीठ में छुरा घोपोगे, इसे कहते इंस्टेंट कर्मा, तुरंत बदला मिल गया 1194 की युद्ध में। प्रीति तो यहाँ पे आपने सुना कि इन्होंने एक ताली पीटी है अभी कि जयचंद की हार का। पहले तो पृथ्वीराज हार गया 92 में, और फिर जो है 94 में जयचंद हारा। और जयचंद्र के हारने पर ये ताली पीट रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और ब्राह्मणवादी दरअसल खुश हुए थे।
ये बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ब्राह्मण जो हैं जयचंद के हारने पर खुश हुए थे, सारे ब्राह्मणवादी खुश हुए थे। कहानी क्या है, क्यों खुश हुए थे, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। अभी सबको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा वो गद्दार था इसलिए हार गया, नहीं दोस्तों। दरअसल वो बहुत परम देशभक्त था, इस पर मैंने तो खैर स्ट्रीम भी की है, लेकिन चीज़ वही है, बस इसकी व्याख्या अलग ढंग से कर दी गई है। एक शब्द जोड़ दिया गया है कि वो गद्दार था। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति जो है एक पूरा भारत में एक छोटा-सा राज्य जो है, वहाँ का राजा हो। मैप भी इन्होंने गलत बनाया है। ये राजस्थान में जो गुजरात से सटा हुआ जो बनाया है, ये पृथ्वीराज का ये गलत मैप है, यहाँ पे नहीं है। ये दिल्ली की तरफ होना चाहिए, पूरा ये एरिया जो है और इसका भी गलत बनाया है इन्होंने जो जयचंद का जो बनाया है, क्योंकि ये काल्पनिक कहानी से उठाकर लाए हैं। फर्जी कहानी उठाकर लाए हैं, इसीलिए मैप इन्होंने गलत बनाया है। अब ये चीज़ें यूपीएससी तैयारी करने वाले बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो आपने देखा कि पूरा का पूरा एक ताली पीटने का उसकी हार के लिए एक शब्द फर्जी का एक शब्द जोड़ा गया गद्दार। अब वहाँ से गद्दार शब्द हटा दीजिए। अब देखिए ये कि अब ये ताली पीट रहे हैं कि ससुरा को बड़ा मज़ा आया कि वो ससुरा हार गया, इनके शब्दों में, खान सर के शब्दों में। ये खान सर का शब्द नहीं है। पूरे भारत में जो ब्राह्मणिकल हिस्ट्री है उसका शब्द है कि एक भारत का राजा जब मुस्लिम से हारता था, तो ये बैठ के ताली मारते थे। ये गद्दार-वद्दार तो फर्जी शब्द है। ये ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया है ताकि बाकी के जो लोग हैं उनसे भी ताली मरवाई जा सके। जैसे अभी होलिका दहन करवाते हैं, तो होलिका को जला देते हैं सारा जितना भी समाज है उसको हिंदू कह के उससे भी जलवा रहे हैं। अब उसको भी नहीं पता है, ट्राइबल्स कहते हैं कि ये तो हमारे ट्राइबल महिला थी। एससी-एसटी वर्ग है, वो कहता है कि हमारी एससी-एसटी महिला थी और इनका ज़बरदस्ती इनका रेप करके ज़बरदस्ती जला के वो जलवा रहा था और बहुत सारे एससी-एसटी लोग और ट्राइबल्स के लोग भी होली मना रहे हैं, वो भी ताली पीट रहे हैं, उनसे भी पिटवाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि बस वो गद्दार शब्द हटाइए और 1194 में जो अंतिम जो बौद्ध राजा थे, चूँकि जयचंद जो बौद्ध राजा थे, तो उनकी हार का जश्न मनाया जा रहा है। एक कहानी पकड़ा दी गई है उसमें ज़बरदस्ती घुसेड़ के कि वो गद्दार थे। अरे पूरा भारत है, पूरा भारत में एक छोटा-सा इन्होंने गोला घेर दिया कि यहाँ का राजा था। अब पूरा भारत के राजा क्या कर रहे थे उस समय? ये गद्दार हो गया, इससे पूरा देश गुलाम हो गया। बाकी पूरे भारत के राजा क्या कर रहे थे? तो सुनिए और थोड़ा-सा इनका सुन लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे वरुण जी कुछ लिखे हैं, पहले ये भी देख लेते हैं। वरुण जी लिख रहे हैं बिल्कुल, अच्छा महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर खून नहीं रोक पाए इन्वेडर्स को 800 साल तक। मतलब ये तो मंत्र या फिर ब्राह्मण या फिर दोनों ही फालतू हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये श्राप सिर्फ़ किसको दे सकते हैं? जिसको ओबीसी शूद्र कहते हैं, अंत्यज कहते हैं एससी-एसटी, इनको ये दे सकते हैं। इनका जो श्राप होगा, इनका जो पाप होगा, वो इनके काल्पनिक पात्र राम कृष्ण पर लग सकता है, इनके देवी-देवताओं पर लग सकता है। मुस्लिम्स पे और ईसाइयों पे असर नहीं पड़ता है। वो पकड़ के थूर देता था ना, वो लतिया देता था इनको। उस पे असर नहीं पड़ता था इनके श्राप का, इनके धर्म का, इनके पाप भ्रष्ट होने का। वो पकड़ के लतियाता था कायदे से। तो ये सारा जो है आप बिल्कुल सही कहे हैं कि इनका कोई मंत्र इन सब पे काम नहीं करता था। सिर्फ़ देशवासियों को डराने के लिए और आज भी उन्हीं को डराने के लिए ही काम करता है। तो आइए सुनते हैं, आगे सुन लेते हैं पूरा, फिर इसकी हम देखते हैं फैक्ट चेकिंग। पृथ्वीराज चौहान किसकी लड़की से प्रेम कर लिए? जयचंद की बेटी से। किसके बेटी से? जयचंद की बेटी से। और सारा का सारा यही प्रेम जो था बर्बाद कर दिया इनके साम्राज्य की कहानी को। अरे यार ये सब प्रेम उरेम चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी सब नहीं, बाल हटा कर ऐसे ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुरा, तो नहीं बहुत चौपट कर देगी सब। ये बहुत खतरनाक होती है सब। ओह! ये देखिए, ये तो लास्ट में बेचारे बिल्कुल बहक गए। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि जो मेन मूल जो मुद्दा था, उसमें इन्होंने किस तरह से एक फर्जी कहानी बनाई और ये लोग यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं। इनके यहाँ जो है इतनी भीड़ होती है, बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं और लास्ट का स्टेटमेंट आप सुन के देख ही लिए होंगे कि महिलाओं के प्रति इन लोगों के क्या विचार हैं। तो ख़ैर छोड़ें इस पर, हम महिलाओं के प्रति इनके क्या पर्सनल विचार हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, उस पे ही हम कॉन्सन्ट्रेट रहते हैं कि किस तरह से एक फर्जी कहानी बना के और ब्राह्मणिकल सिस्टम ने अपना फेल्योर को दबाने के लिए राजपूतों को कटघरे में खड़ा कर दिया, बौद्धों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये क्लियर आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ सबूत दिखाता हूँ।
कुछ लड़के जो हैं, जो लोग एमए वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भेजी है अपने बुक्स की और ये बताने की उन्होंने कोशिश की कि सर हमारे यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी पढ़ाया जा रहा है कि ये जो कहानी है ना, ये फर्जी कहानी है पृथ्वीराज रासो वाली। वहाँ पे 3 तरह के व्यू दिए गए हैं, वो पहले एक बार दिखा देता हूँ और फिर कुछ और भी मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊँगा कि यहाँ से ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी आ चुकी हैं, पढ़ाई भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मणवादी जो है अपना फेक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। फ़िल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से। अब ये देखें ये स्क्रीनशॉट में ये बात आई है कि कुछ ऐसे पंड्या-वंड्या टाइप के लोग हैं, ये विष्णुलाल पंड्या करके हैं, जो मानते हैं कि ये जो फर्जी किताब है पृथ्वीराज रसोई सही किताब है। अच्छा उसमें लिखा है कि एक दूसरा वर्ग है जिसमें डॉक्टर बूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, शुक्ला जी और डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ये लोग जो है इसको जाली किताब मानते हैं। बूलर का तो आपने नाम सुना होगा, संस्कृत का विद्वान था ये, अंग्रेज। गौरीशंकर हीराचंद ओझा पालियोग्राफी के लेखक हैं और ये शुक्ला भी थे और डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ये सब लोग इसको जाली करार दिए हैं इस किताब को। अच्छा एक तीसरा भी वर्ग है जो कहता है कि इसमें से कुछ बातें हम लोग सच मान भी सकते हैं और बाकी सारी झूठी भी हो सकती हैं। तो इनमें डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद उल्लेखनीय हैं। सब के सब ये आप देख पा रहे होंगे कि ब्राह्मण ही हैं। जो इसको अर्ध प्रामाणिक मानने की बात कर रहा है, उसमें ब्राह्मण है, जो प्रामाणिक कह रहा है वो भी ब्राह्मण है और जो कह रहा है कि प्रॉपर जाली है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, वर्मा भी हैं और डॉक्टर भुलर अंग्रेज भी हैं, जो एक्सपर्ट था संस्कृत। देखा जाए तो जो ब्रिटिशर्स रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने भी इस किताब को जाली ही माना। ये यहाँ से क्लियर आपको। अब देखें डॉक्टर बूलर को कश्मीर में प्राचीन ग्रंथों की खोज करते हुए जयानक कवि रचित पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की एक खंडित प्रति मिली, जिसकी घटनाएं, संवत, नाम और वंशावलियां अधिक इतिहास सम्मत थी तथा जो पृथ्वीराज रासो में दिए गए तथ्यों से भिन्न थी। अतः रासो की प्रामाणिकता में संदेह प्रकट किया गया। आगे चलकर ओझा जी ने टाड इत्यादि विद्वानों के मत को अस्वीकार करते हुए इसे अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए अथक परिश्रम किया और निम्न तर्क प्रस्तुत किए। अब उसने जो है बहुत सारे इस पर अपने पॉइंट रखे हैं कि कैसे जो है ये फर्जी है। अच्छा यहाँ पे द यज्ञ नारायण जो हैं वो लिख रहे हैं, जयचंद तो बनारस से लेकर कन्नौज तक का राजा था, यह बेवकूफ खान उसको राजस्थान से सटे हुए राज्य का राजा बता रहा है। जी बिल्कुल सही कहा है आपने यज्ञ नारायण जी, ये खान महोदय मैप मास्टर हैं। इनको इतिहास नहीं आता है, मैप का ज्ञान जरूर है लेकिन इतिहास नहीं आता है। लेकिन एक कहावत है ना कि जब आप गलत सोर्स से खुद ही पढ़ के आते हैं, तब बच्चों को आप गलत ही चीज पढ़ाएंगे। तो ये पढ़ के आए हैं प्रोपगंडा और वही प्रोपगंडा जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब वही प्रोपगंडा जो है बच्चा पढ़ के एग्जाम में लिखता है, वही प्रोपगंडा से वो पास हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो चेक करने वाला होता है वो भी प्रोपगंडा बाज वाला ही होता है। वो भी उसी थियरी को सही मानता है जो ये लोग दिखाना या बताना चाहते हैं। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा एक गलत इतिहास पढ़कर गलत इतिहास लिखने पर ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो आप सही चीज़ क्यों पढ़ेंगे? जब आपको गलत चीज़ ही जानने समझने को प्रोत्साहित किया जाएगा, बताया जाएगा और उसी से आपको फ़ायदे होने हैं, हर तरह के फ़ायदे होने हैं, तो आप सही चीज़ क्यों मानेंगे? तो बस यही चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट नंबर पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जैन और सबक थे। इसका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता। इतिहास सम्मत तथ्य तो यह है कि उस समय आबू पर धारादर्द परमार का शासन था। देखिए ये सारा चीज जो उस किताब में लिखा है पृथ्वीराज रासो, फैक्ट उससे बिल्कुल अलग है। तो इसको पूरा ये लोग कंपाइल करके दिए हैं। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निय वंशीय क्षत्रियों से है, किंतु पृथ्वीराज विजय जिसे डॉक्टर बूलर ने कश्मीर में उपलब्ध किया और जो निश्चय ही अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि उसमें उद्धृत घटनाएं तथा तिथियां शिलालेखों से मिलती हैं। देखिए एग्जैक्टली ये समझिएगा कि अनुसार चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। फिर संवत 1460 तक चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानने के भी प्रमाण हैं। अच्छा थर्ड पॉइंट जो है उसको भी आप देख लीजिए।
ये देखिए इसमें कुछ पेज पर लग रहा है किसी ने मसाले-वसाले खाकर क्या कर दिए हों। ख़ैर जो भेजा है उन लोगों ने तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 3rd पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो में दी हुई चौहानों की वंशावली न विजोलिया के शिलालेखों से मेल खाती है, न पृथ्वीराज विजय में दी हुई वंशावली से और न हमीर काव्य से। रासो के लाहौर वाले रूपांतरण में चौहानों की उत्पत्ति ब्रह्मा के यज्ञ से मानी गई है। ये लीजिए, तो बताइए ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न करवा दिए। परंतु लघु रूपांतरण इसके विषय में कुछ नहीं कहता। 4th पॉइंट है, रासो के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था। कमला और बिमला 2 थीं जो सौतेली बहनें जो बहन थीं और इन्हीं के दोनों एक ही राजा से शादी हो गई थी और उसी से ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे रासो के अनुसार। तो परंतु पृथ्वीराज विजय और हमीर काव्य दोनों में उसका नाम कर्पूर देवी मिलता है। देखिए नाम अलग हो गया। इतिहास से यह भी सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वीराज की माँ अनंगपाल की लड़की नहीं थी। ये लीजिए। और न जयचंद अनंगपाल का दौहित्र। रासो का यह तथ्य भी कि अनंगपाल दिल्ली का राजा था और उसने पृथ्वीराज को गोद लिया था, ये भी गलत है। तो देखें ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं लगातार गलत हो जा रहे हैं, इसको डॉक्टर बुलर ने कवर किया हुआ है। 5th पॉइंट देखें, रासो के अनुसार पृथ्वीराज की बहन पृथा कुमारी का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह से हुआ था, परंतु ऐतिहासिक खोजों से यह गलत सिद्ध होता है। समर सिंह के समय का प्रथम शिलालेख संवत 1313 का है और अंतिम संवत 1352 का मिलता है। अतः समर सिंह पृथ्वीराज के लगभग 109 वर्ष बाद तक रहे। ये पॉइंट गौर कीजिएगा दोस्तों। पृथ्वीराज रासो में समर सिंह की चर्चा हुई है, समकालीन बताया गया है और ये बोला गया है कि पृथ्वीराज की जो बहन थी उसकी शादी हुई थी, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इंस्क्रिप्शन का प्रमाण बता रहा है कि वो राजा जो है 109 साल बाद हुआ था। तो ये साफ साफ यहाँ से गलत हो रहा है। 6 पॉइंट, रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीम सिंह पृथ्वीराज के हाथों मारे गए, पर शिलालेखों में उनका जीवित रहना संख्या 1272 तक अर्थात पृथ्वीराज के 50 वर्ष बाद तक का सिद्ध होता है। तो देखिए एक पॉइंट और गलत हो गया। भाई पृथ्वीराज के बाद भी 50 साल तक वो जी रहा है और जबकि शिलालेखों से जो इंस्क्रिप्शन के प्रमाण है, इंस्क्रिप्शन के प्रमाण आप जानते ही हैं कि जो स्क्रिप्चर्स के प्रमाण होते हैं उसकी तुलना में बहुत कहीं ज़्यादा प्रामाणिक इंस्क्रिप्शन के प्रमाण होते हैं। स्क्रिप्चर्स के प्रमाण सॉलिड नहीं माने जाते, कोई कहीं भी लिख सकता है और पृथ्वीराज रासो का मैं बताऊँगा कि वो कब लिखा गया है। 17वीं सदी बाद लिखा गया है, 16वीं सदी बाद लिखा गया है। तो ये देखें 7th पॉइंट है, रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने 11 वर्ष से 36 वर्ष तक की आयु में 14 विवाह किए। देख लीजिए, रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने 11 से 36 वर्ष की आयु में 14 विवाह किए। तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पर इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु 30 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। अब देख लीजिए, फिर से एक गलत चीज़ हो गया। पृथ्वीराज की मृत्यु 30 साल में हुई थी, रासो कह रहा है कि भैया 36 साल तक में तो वो 14 विवाह कर लिए थे। तो फिर एक फेक कहानी उनके साथ जुड़ी है पृथ्वीराज रासो में। 8 नंबर, जयचंद का राजसूय यज्ञ, संजोगिता स्वयंवर आदि रासो में वर्णित घटनाएं भी इतिहास संबद्ध नहीं है, क्योंकि शिलालेखों में इनका कोई संकेत नहीं मिलता। अब ये देख लीजिए, ये जो आ रहा है ना संजोगिता स्वयंवर और राजसूय यज्ञ, ये भी पूरा फर्जी कहानी है। ठीक है ना, जयचंद के साथ इसका है ही नहीं, क्योंकि जयचंद जो है ये सब यज्ञ वज्ञ नहीं कराता था, वो बुद्धिस्ट राजा था, इसके सॉलिड प्रमाण है। कुमार देवी का जो उसके दादी जी अभिलेख लिखवाई थी सारनाथ में बौद्ध स्तूप और बौद्ध ये टेम्पल बनवाते थे ये लोग, ये प्रॉपर बुद्धिस्ट राजा था। इसलिए तो इसको गद्दार इन लोगों ने घोषित किया ना, ताली पिटवाने के लिए इसको गद्दार कह के इसके हारने का जश्न मनवाया ब्राह्मणों ने, आज भी मनवा रहे हैं। भारत के लोग ये बात नहीं समझ पाए हैं कि यार अपने देश का कोई राजा हारता है और आप जश्न क्यों मना रहे हो? उसके साथ एक छोटी कहानी जोड़ दो, कह रहे गद्दार था इसलिए जश्न मना रहे हैं। बाकी भी पब्लिक ताली पीटने लगे कि हाँ, अच्छा गद्दार था, हाँ, पीटो, पीटो। अरे धूर्तो, गद्दार वो था तो तुम लोग क्या कर रहे थे उस समय? वो तो एक छोटे से देश का अगर राजा था, तो पूरे भारत में तुम लोग कौन-सी गद्दारी किए थे? तुम लोग बैठ के आराम से तुम लोग लड़ने नहीं गए? तो सबसे बड़े गद्दार तो तुम लोग हो गए। वो तो कम से कम लड़ाई में मारा गया। वो जो है लड़ते हुए मरा ना, जयचंद जो है छाती पर उसने खाई है घाव। वो जो है लड़ते हुए मरा है, मैदान में युद्ध भूमि में मरा है, उसको तुम लोगों ने गद्दार साबित कर दिया, केवल कह के कि गद्दार था। अगर वो लड़ाई में नहीं मरता, भाग गया होता वो भी या फिर कहीं छुप गया होता, तब गद्दार कोई कहता तो समझ में आता। अरे वो रणभूमि में मरा, लड़ाई के बीच में।
उसको इन लोगों ने गद्दार, बाकी बैठ के ताली पीट रहे हैं, हाँ गद्दार था, गद्दार था। अरे तो पूरे भारत के लोग उस समय क्या कर रहे थे? हैं? सब मुँह छुपा के घर में छुप गए थे। तो तब गद्दार तो वो होने चाहिए थे। ये तो कम से कम लड़ाई में मारा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये सब जो है ना, ये संजोगिता स्वयंवर वगैरह सब फर्जी और झूठी कहानियाँ हैं। कोई इसका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। 9th नंबर, रासो के अनुसार चित्तौड़ के रावल समर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कुंभा राज्य न मिलने पर सहायता के लिए बीदड़ के बादशाह के पास गया था, परंतु उस समय तक तो मुसलमान दक्षिण में पहुंचे भी न थे, अतः यह भी गलत है। देखिए एक और पॉइंट गलत हो गया है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जब लिखी गई थी ना 17वीं सदी के बाद, तब तक मुस्लिम वहां पहुंच चुके थे, तो उन्होंने अपने समय का लिखा, लेकिन जिस समय पृथ्वीराज थे उस समय तक ये नहीं पहुंच पाए थे। 10th नंबर, शहाबुद्दीन गौरी का पृथ्वीराज के हाथों मारा जाना भी असत्य है, क्योंकि वह तो गखरों द्वारा संवत 1263 में मारा गया था। अब ये देख लीजिए, ये संवत 1263 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है इस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि संवत का अंतर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। था रासो में लिखा है कि गौरी आबू की लड़ाई में परमार राजा द्वारा संवत 1136 में पराजित हुआ, पर गौरी तो गद्दी पर ही संवत 1230 में बैठा था। लीजिए, हो गया कहानी। अंतर देख लीजिए ना, ये 1230 में बैठा था, इसमें लिखा जा रहा है, और यहाँ पे 1130 में लिखा है कि पराजित हुआ था। और देखिए, इस प्रकार रासों में उल्लिखित अनेक ऐतिहासिक घटनाएं असत्य कपोल कल्पित हैं, और इतना ही नहीं, रासों में दी हुई तिथियां भी गलत हैं। तिथि जो दी हुई है ना वो गलत है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर, रासों के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म संख्या 1115 में हुआ, परंतु शिलालेखों तथा फारसी इतिहासकारों के अनुसार उसकी जन्म तिथि संख्या 1217 है। देख लीजिए, इस प्रकार पृथ्वीराज की मृत्यु रासों की संख्या 1158 में दी गई है, जबकि इतिहास संख्या 1248 मानता है। ये देखिए, ये भी यहाँ से ये फर्जी चीज यहाँ पे पकड़ी जा रही है। सेकंड पॉइंट, इसी प्रकार की तिथि संबंधी अशुद्धियां विशल देव के सिंहासन रूढ़ होने, पृथ्वीराज के गोद लिए जाने, पद्मावती विवाह, संजोगिता स्वयंवर, आपू पर भीम चालुक्य का आक्रमण, कैमास की लड़ाई और गौरी की मृत्यु आदि घटनाओं के संबंध में भी पाई जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे इतने तिथियों का जो अंतर आ रहा है, इससे भी ये गलत साबित हो रहा है पृथ्वीराज रासो। आगे देखें, रासो की भाषा की परीक्षा करने पर हमें और भी निराशा होती है। रासो में 3 प्रकार की भाषा है। अनुस्वारत भाषा जिसमें कोई स्थिरता नहीं है। सेकंड, आधुनिक सांचे में ढली हुई भाषा जो वर्तमान हिंदी के अत्यंत निकट है। देखिए ये समझ लीजिएगा, वर्तमान हिंदी कब आई है? तो ये अभी आए हुए 150 साल भी नहीं हुए हैं दोस्तों, 100 साल भी अभी सही से हिंदी को विकसित हुए नहीं हुए। तो 150 सालों में जो हिंदी पिछले 150 सालों में विकसित हुई है, उससे मिलती-जुलती ये भाषा है जिसमें पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। अब इसी से समझ जाइए कि अंग्रेजों के कालखंड में लिखी गई है दोस्त। भई आप भाषा विज्ञान से आप कितना भी पुराना अपने को साबित करने की कोशिश करें, भाषा विज्ञान तो आपकी एबीसीडी निकाल के आपका छीछा लेदर कर देगा। छीछा लेदर समझते हैं ना क्या होता है? बासीपुर देखे होंगे तो आपको पता होगा, गाना ही है छीछा लेदर, खैर छोड़िए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं वर्तमान हिंदी के अत्यंत निकट है। थर्ड पॉइंट है, कवित्तों और दोहों की भाषा जो कृत्रिमता रहित है, कदाचित यही चंद की मूल भाषा है। रासों में अरबी फारसी के इतने, तो ये पूरा यहाँ पे देखिए कि ये चीज पता करके और ये बता दी गई है कि किस तरह से फर्जी और फेक कहानियां बनाकर और ये पृथ्वीराज को बदनाम करने के लिए, जयचंद को बदनाम करने के लिए, और ब्राह्मणिकल जो फेल्योर था, भारत को जो गुलाम बनाने का इनका जो षड्यंत्र था, उसको आगे बढ़ाने के लिए राजपूतों पर और इन पर जो है ब्लेम डाल दिया गया बौद्धों पे। अच्छा, यहाँ पे वरुण जी यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज भी अगर कोई दलित और इन्वेडर के जंग हो जाए और दलित हार जाए, तो आपको वहाँ ब्राह्मणवादी ताली पीटता हुआ नजर आएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही कहा है, ब्राह्मणवादी जो है हर उस चीज़ पर ताली पिटवाता है। जैसे मैंने बताया था कि जब हैदराबाद वाला केस हुआ था, तो वहाँ पे 4 जो लड़के थे पकड़ा गया, और वो रेप केस था, उनको उसी रात, जिस रात रेप हुआ था, उसी रात सुबह में 4 बजे एनकाउंटर कर दिया गया। रात में 10-11 बजे रेप हुआ, सुबह में 4 बजे घटनास्थल पर 4 लड़कों को ले गया, 3 माइनर थे, उनका कर दिया गया, टाली पिटवाई गई। पूरे भारत ने ताली पीटी, महीनों तक तालियां पीटी जाती रहीं,
और अब जब 2 साल बाद, 3 साल बाद फैसला आया तो पता चला कि वो तो फर्जी एनकाउंटर था, फिर से केस ओपन होने की। तो ये लोग आपको ताली पिटवाते हैं, सदियों तक पिटवाते आए हैं ताली। अब पूरी पब्लिक पीटती है, पब्लिक का काम क्या है? पब्लिक इतना जाँच-वाँच करती नहीं है। अब ब्राह्मणिकल सिस्टम के ये लोग जो हैं हर चीज़ पर आगे होते हैं। जाएगा आगे पीटना चालू कर देगा, अभी पीटने लगिएगा। अभी देख लेगा एक पीपल का पेड़, उसके नीचे ले जाकर, पीपल के पेड़ के नीचे तो बुद्ध बैठते थे, ये ले जाके एक पत्थर डाल देगा। अब फिर बैठने लगेगा, फिर थोड़ा-सा सिंदूर लगा देगा। जैसे बैठेगा और सिंदूर लगाएगा, 2-4 रुपया ले जाकर रख देगा, बाकी पब्लिक आके ऑटोमेटिकली करने लगेगी। तो अगुआ बन के ताली पिटवाना इसका यही काम है। इसकी नफ़रत है कि भारत में जब बौद्ध को हरवाने में, अब ये भी हो सकता है कि गद्दारी इसने किया हो और ठीकरा किसी और पर पीट के ताली पीट रहा हो। भई ताली किसी राजा के हारने पर कौन पीटता है? गद्दार ही पीटता है ना ताली, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो हर वो बंदा जो ताली पीट रहा था उस समय या अभी भी पीट रहा है, वही दरअसल वो समझ नहीं पा रहा है कि गद्दारी का ताली पीट रहा है और एक तरह से वो गद्दार साबित होता है। भारत का राजा हार रहा है युद्ध भूमि पर और आप उसको गद्दार कह रहे हो, आपने फैक्ट चेकिंग की है कभी? जो गद्दार होता है वो युद्ध भूमि में क्यों लड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें ये चीज़ जो है ना समझनी पड़ेगी। अच्छा ये तो था कि एमए सेकंड ईयर में जो पढ़ाया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान पर, उसका था। अब मैं आप लोगों को कुछ किताब भी दिखाऊँगा जिसमें और भी लोगों ने फैक्ट चेकिंग करके इस बात का पुख्ता प्रमाण दिया है। अच्छा वरुण जी फिर लिखते हैं यहाँ पे ब्राह्मणवादी इस तरह के गाली बेशर्म आदमी है, गलीज बेशर्म आदमी है जो फेस फेस नहीं लड़ सकता। फ्रस्ट्रेटेड आपकी वाटर सप्लाई में जहर मिला देगा, फिर ताली पीटेगा। हाँ, ये देखिए ये बिल्कुल सही कहा है आपने। हर हिंदू के घर में वो बैठा हुआ है। वो नामकरण से लेकर मृत्यु तक, शादी-विवाह से लेकर उसके घर का एक-एक काम, लड़का जो है इंटरव्यू देने जाएगा, घर बनवाएगा, उसके घर में बहू आनी है, बच्चा आनी है, कुछ भी हो हर काम ब्राह्मण करवा रहा है। तो घर में इतना भीतर तक घुसा हुआ है। अब पूरे भारत में मुस्लिम घुस आया बिना ब्राह्मण के परमिशन के। अरे! आपके घर में दिन-रात वो घुस के बैठा हुआ है, ब्राह्मण। उसका पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। अब पूरे भारत में कोई विदेशी आके इन्वर्टर से घुस आया, ब्राह्मण को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सारा ब्लेम राजपूतों पे वो राजपूत दिखा रहे हो कि राजस्थान में थे। तो पूरा देश का ठिका जो है राजपूत लेके बैठे हुए थे। राजस्थान के एक छोटा राजा था जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उस पे पूरा ठिकरा फोड़ के पूरा देश का बैठ के बंटाधार कर दिए ये सब। ये दोस्तों ये समझना पड़ेगा इतिहास को। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों, इतने राज्य हैं, 30 राज्य हो गए। उसमें से एक राज्य है राजस्थान, अब वहाँ के कुछ राजाओं का नाम लेके अब पूरे देश की गुलामी का बंटाढार उन्हीं के ऊपर थोप देना कि वो तो बेचारे लड़े भी ना। अब पूरा भारत उस समय क्या कर रहा, अब ये ब्राह्मण क्या कर रहा था, जो बोल रहा है कि हम ही नीति बनाते थे, ये करते थे? ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा भाई। ये कर क्या रहा था? ब्राह्मण उस समय क्या कर रहा था? जैसे ही मौर्यों का शासन की बात आई तो चाणक्य उठ के बैठ गया कि चाणक्य गुरु था, उसने पूरा देश जिता दिया। जब राजपूतों की बारी आ रही है तो ब्राह्मण का नाम ही नहीं आ रहा है। राजपूत लंपट थे, ठरकी थे इसीलिए देश हार गया। गद्दार थे इसीलिए हार गया। इसकी गद्दारी कैसे छुपी है, कहाँ पे है? ये सवाल खड़े करने पड़ेंगे दोस्तों। नहीं खड़े होने के कारण ही और जो इतने राजपूत लोग हैं इन लोगों ने भी ये सवाल नहीं खड़ा किया है। बैठ के घूम के ये सेना वो सेना घूम तो रहे हैं, लेकिन पुरखों पे इतना बड़ा लांछन लगा के जो बैठा हुआ है, उस पर आज तक हिम्मत नहीं हुई एक सवाल खड़ा करने की। लड़े हम तब भी हम ही गद्दार। तुम क्या कर रहा था? जब सारा जो है इंटेलिजेंस और सारा धर्म का ठेका लेके बैठा हुआ था तो ये सवाल खड़े करने पड़ेंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक दूसरा किताब है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी की, मैं लास्ट में एक चैप्टर भी जोड़ा है इसी पृथ्वीराज और जयचंद को लेकर और वो बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और चैप्टर का नाम दिया उन्होंने जयचंद देशद्रोही नहीं परम देशभक्त था। इस पे मैंने स्ट्रीम भी की है तो मैं ये पूरा चीज़ नहीं दिखाऊँगा, आप लोग पीछे स्ट्रीम में जाकर इस पॉइंट को देख सकते हैं और ये किताब एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इसमें पूरा आपको दिखाया जाएगा कि कैसे जो तथाकथित जिसको हिंदू कहा जाता है या ब्राह्मण धर्म का, ये लोग कैसे गुलाम करवाए थे भारत को। अरे! लड़की पर ठड़कपन ये जो थोप देते हैं ना कि वो लड़की उठा लाया, राजपूत एक दूसरे से दूसरे की लड़कियों को उठा लेते थे, ये रीज़न नहीं था दोस्तों। अब ब्राह्मणिकल सिस्टम का ये ठीकरा है दोस्तों। आज भी इसको हिंदू मुसलमान करना होता है तो ये क्या दिखाता है कि मुस्लिम जो हैं वो हिंदू महिलाओं का रेप करते थे, बलात्कार करते थे, लड़की पर वो बात लेकर आएगा। हर चीज़ को जो है इज़्ज़त पे डालेगा। तो राजपूतों के भी इसने इज़्ज़त पर ले आया बात
कि वो लड़की उसकी उठाया ऐसे करता था। तो मुस्लिम से भी दंगा कराना होता है तो वो भी उसकी ही बात करेगा, वो इतना नंगा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका इज़्ज़त लूट लिया, ये जानबूझ के ये लोग करते हैं। क्योंकि असल कहानी कुछ और होती है दोस्तों। असल कहानी छुपाने के लिए लड़की वाला मामला आगे कर दिया जाता है। ताकि बड़े चाव से जो यंगस्टर्स होंगे, जो नई जनरेशन होगी या जो संवेदनशील होते हैं, वो तुरंत ही लड़की के मामले में छुटकारा लेके पढ़ेंगे और उससे जो है सोचेंगे कि अरे बड़ा घटिया आदमी था। कहानी को ट्विस्ट करने के लिए होता है। तो ये कहानी नहीं थी। इसमें इन्होंने लिखा है शांति स्वरूप बोधाचार्य जी ने, उसकी जो राजधानी थी ना, जो जयचंद थे, उनकी राजधानी जो अभी खान महोदय दिखा रहे थे, वहाँ पे थी ही नहीं। राजस्थान के पास जो दिखा रहे थे, वो थी ही नहीं। ये इंस्क्रिप्शन से सॉलिड प्रमाण मिल चुके हैं कि इनकी राजधानी जो है वो बनारस में थी और कन्नौज में थी, या कन्नौज यूपी का पार्ट है और बनारस भी यूपी का पार्ट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं कि प्रायः इतिहास लेखकों ने गढ़वाल वंशी राजाओं को कन्नौज का राजा लिखा है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम है। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज में भी थी, किंतु वह बहुत बाद में बनी थी। पूर्व से इस वंश की राजधानी वाराणसी में ही थी। चंद्रदेव ने सन 1080 में कन्नौज बनाई थी। तब से काशीराज कन्नौज के महाराजा भी कहे जाने लगे और गोविंद चंद्र के पिता मदन पाल ने अपने मदन विनोद निघंटू नामक ग्रंथ में अपने को काशीराज ही लिखा है। काशी आपको पता ही है, बनारस को कहा जाता था और काशी नरेश ये लोग होते थे। और काशी उस समय तक ब्राह्मणों का अड्डा नहीं थी दोस्तों, बौद्धों का अड्डा थी। ये चीज़ याद रखिएगा। काशी को ब्राह्मणों ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी के बाद जो है हड़पा है। 12वीं सदी तक ये प्रमाण है कि बौद्ध ही वहाँ पे राजा हुआ करते थे। ये सारे बुद्धिस्ट राजा थे ये। ये जितने भी जयचंद के पूर्वज थे, सब लोग बुद्धिस्ट राजा थे। इसीलिए देखिए कितने इनकी हार को ब्राह्मणों ने किस तरह से ट्विस्ट करके तालियाँ पिटवाई गद्दार नाम देकर। काशी के राजा मदन पाल ने रोगियों को आरोग्य प्रदान करने वाले इस निघंटु को बनाया। और आप जानते हैं कि जो बौद्ध होते थे वो सेवा काम बहुत ज़्यादा करते थे। आयुर्वेद के सबसे बड़े वो थे। आयुर्वेद अब नाम कह दिया गया है। देखिए इसमें निघंटु इन्होंने लिखा है। तो रोगियों को आरोग्य प्रदान करने, जो बीमार लोग होते थे उनको सही निदान के लिए ये बहुत मेहनत करते थे। और बुद्धिस्टों ने हॉस्पिटल, सम्राट अशोक का भी आप देखे होंगे, उनके भी इंस्क्रिप्शन में आता है कि जानवरों तक के लिए हॉस्पिटल खोलने की बात। तो हमेशा सामाजिक कार्य वाली बात ये लोग करते थे बौद्ध राजा। तो ये यहाँ से भी इनके पता चलता है कि ये लोग जो हैं, जो उनके दादा वगैरह थे जयचंद के, ये लोग इस तरह का काम करते थे लोगों के रोग दूर करने। अब ब्राह्मण रहता तो वो क्या किस चीज़ का करता? यज्ञ, हवन, वेद, ये पढ़ो, वो पढ़ो, फर्जी का जो नौटंकी, ये अंतर होता था दोनों में। सारनाथ के कुमार देवी वाले शिलालेख में भी गोविंद चंद्र को काशी का महाराजा कहा गया है। जयचंद को बोधगया वाले लेख में कशिश लिखा गया है। मुसलमान लेखकों ने भी अपने इतिहास ग्रंथों में जयचंद को बनारस का ही राजा कहा है, देख लीजिए। मुस्लिम भी जब वहां पे आया था तो उसने भी इन जयचंद को बनारस का ही राजा कह दिया। और ये खान महोदय जो थे, ये क्या भी पढ़ा रहे थे राजस्थान में। देखा आपने कितनी फर्जी इन लोगों ने कहानी बनाई है राजपूतों को बदनाम करने के लिए। पहले तो जो बौद्ध राजा था, इसको पहले राजपूत कह दो कि राजपूत है, या फिर उसको बदनाम करो, हैं? कि गद्दार कह के। तो ये पूरा फर्जी कहानी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बौद्ध राजा होगा इंस्क्रिप्शन ज़रूर लिखवाएगा। बुद्धिस्ट बहुत चालाक थे ना, उनको पता था कि हम जो चीज़ें लिख कर जाएँगे, ये हज़ारों सालों तक ज़िंदा रहनी है। तो सारे इंस्क्रिप्शन लिखवा के गए हैं, तो ये इंस्क्रिप्शन के प्रमाण है। और देखिए इन सब बातों से स्पष्ट है कि जयचंद की प्रधान राजधानी बनारसी ही थी। कन्नौज तो उप राजधानी के रूप में थी। काशी का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर मोती चंद्र ने भी महाराज जयचंद्र को काशी का ही राजा लिखा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये काशी के राजा थे, राजस्थान और स्थान से इनका नाता नहीं था। और देखिए दोषारोपण निर्मूल। चंद्रबरदाई नामक भाट के लिखे पृथ्वीराज रासो के आधार पर अधिकांश लेखकों ने लिखा है और जनता ने यह कहानी भी अत्यधिक प्रचलित हो गई है कि जयचंद्र के निमंत्रण पर ही शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था और अंत में देशद्रोही जयचंद पर भी हमला बोल दिया था। परंतु इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता।
सुन लिया आपने? सिर्फ़ वो जो प्रोपेगेंडा वाली ब्राह्मणों की किताब है पृथ्वीराज रासो, उसके अलावा ये बात कहीं लिखी ही नहीं है। तो ये ब्राह्मणों का प्रोपेगेंडा है दोस्तों। ये आप यहाँ से साफ-साफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक फर्जी किताब लिख के किस तरह से जयचंद को इन लोगों ने झूठी कहानी, झूठी बातें लिखकर उनको गद्दार ठहराने की कोशिश की है। किंतु इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता। रासो के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संजोगिता अब आबू के राजा नाहरदेव की पुत्री पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। मतलब रासो के अनुसार ध्यान दीजिएगा, रासो क्या कहता है कि जयचंद्र की पुत्री संजोगिता एवं आबू के राजा नाहरदेव की पुत्री, एक और राजा है नाहरदेव, उसकी भी पुत्री पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। उन्हें पृथ्वीराज क्रमशः भगा लाया था। रासो में यह भी वर्णित है, देखो उसको भगाने का दिखा दिया है कि पृथ्वीराज का यही काम था, वो लड़के भगा भगा के लाता था किसी भी राजा का। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रासो में यह भी वर्णित है कि मेवाड़ का राजा समर सिंह ताराबाड़ी के युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, किंतु विद्वानों ने ऐतिहासिक खोज किया, इन सब बातों को काल्पनिक सिद्ध कर दिया है। समर सिंह पृथ्वीराज से 150 वर्ष पीछे हुआ और राजपूताना का नाहरदेव पृथ्वीराज से शताब्दियों पूर्व हो चुका था। संजोगिता सर्वथा एक कल्पित नायिका है। ठीक है ना? संजोगिता का जो स्वयंवर की पृथ्वीराज उठा लाए थे, ठरकी थे, इस तरह की पूरी फर्जी बातें हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो है ब्राह्मण ने इनको बदनाम करने के लिए, इन राजाओं को बदनाम करने के लिए, और ये लोग सवाल ना खड़े कर दे कि भई तुम लोग तो बड़े गुरु हुआ करते थे, कैसे भारत गुलाम हो गया? तो इन लोगों ने जानबूझकर अपना शिफ्टिंग जो है, अपना जो इंटेलिजेंट बन के घूमते रहते हैं, उसको शिफ्ट करके सारा ठिकरा राजाओं पर थोप दिया। और आपने तो अब पढ़ा होगा कि बौद्धों के कारण देश गुलाम हो गया, सम्राट अशोक के कारण देश गुलाम हो गया। ये पूरा का पूरा ब्राह्मण की कारस्तानी है। जहाँ उसको दिखेगा ना कि अब उसकी बेइज़्ती होने वाली, उसकी पोल खुलने वाली है, तुरंत उठा के किसी दूसरे पर मढ़ देगा कि उसके कारण है, मुद्दा बदलने की कोशिश करेगा। डिबेट में भी आपने देखा होगा, तुरंत मुद्दा बदलते हैं ये। और देखिए रासो के लेखक ने अपने को पृथ्वीराज का समकालीन कहा है, किंतु उसके द्वारा वर्णित सारी तिथियां एवं चौहानों की वंशावलियां तक अशुद्ध है। अतः इन सब बातों के आधार पर महामहोपाध्याय डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं, जो पॉलियोग्राफी के लेखक थे, ने सिद्ध किया है कि रासो 16वीं शताब्दी के पूर्व की रचना नहीं है। समझ रहे हैं ना? 16वीं शताब्दी के पूर्व की रचना नहीं है। जबकि ये 12वीं-13वीं सदी की रचना, 12वीं-13वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान थे, और ये किताब कब बताई जा रही है कि 16वीं सदी के पहले की नहीं है, 16वीं सदी के बाद की है। यानी कि ये 17वीं सदी की भी हो सकती है, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी की भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले की नहीं है। और देखिए प्रबंध कोश में भी यह मनःकल्पित कथा लिखकर जयचंद को दोषी ठहराया गया है, किंतु वास्तव में इन दोनों लेखकों ने बड़ी भूल की है। देखिए एक मनःकल्पित एक और फर्जी किताब है प्रबंध कोश, उसमें भी जयचंद्र को दोषी ठहराया गया, किंतु वास्तव में इन दोनों लेखकों ने बड़ी भूल की है, और जयचंद पर जो दोषारोपण किया है वह निर्मूल एवं निरी काव्य कल्पना है। देख लीजिए, काव्य कल्पना है, हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। अब देखिए वीर गति की प्राप्ति। विशेष रूप से सन्नद्ध होकर आक्रमण किए हुए शहाबुद्दीन गौरी को रोकने के लिए आगे बढ़ा। कौन? शहाबुद्दीन गौरी से कौन लड़ाई किया? तो जयचंद। इटावा के पास चंदावर में जमकर युद्ध हुआ। हस्ती युद्ध में निपुण जयचंद्र अंधाधुंध युद्ध कर रहा था, किंतु अचानक उसका हाथी भड़क गया और यह भारतवर्ष का अंतिम महाप्रतापी सम्राट युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। देखिए युद्ध क्षेत्र से भागे नहीं थे, युद्ध क्षेत्र में लड़ के ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात किस प्रकार कन्नौज, वाराणसी एवं सारनाथ की लूट हुई, इन जगहों की जनता के रक्त के फाग उड़े तथा भारत भूमि प्रतंत्रा की बेड़ियों में बध गई, इन्हें प्रायः सब लोग जानते हैं। तो जो राजा लड़ाई रणक्षेत्र में छाती पर तलवार खा के, भाला खा के लड़ाई लड़ा, उसको इन लोगों ने उसकी हार का जश्न जो है मनाया ब्राह्मणवादियों ने, और सबको मनवाया यह कह के कि गद्दार था। गद्दार कहीं से भी साबित नहीं हुआ, एक सिंगल सबूत नहीं है गद्दार के लिए। फर्जी एक कहानी पृथ्वीराज रासो, जिसको सारे इतिहासकारों ने, इवन ब्राह्मणिकल ब्राह्मणों ने भी उसकी फैक्ट चेकिंग करके कह दिया कि फर्जी किताब है, और तब भी ये लोग ताली पिटवा रहे हैं दोस्तों। हर जगह ये जयचंद है, जयचंद का गद्दार है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो हैं कितने बड़े धूर्त होते हैं। मुस्लिमों के लिए इन्होंने राजपूतों की बलि चढ़वा दी।
भारत के जो राजा थे उन लोगों की बलि चढ़वा दी। विरोधाभास, भारत के इतिहासकार एक तरफ इतिहास लिखने के लिए संसार भर में बदनाम है, पता ही है आपको? बदनामी, फर्जी किताब लिखते हैं तो बदनाम तो होंगे ही होंगे। वे हमेशा से ही अपनी असफलताओं का ठीकरा औरों के सिर पर फोड़ते रहे हैं। बौद्ध धर्म विरोधियों ने षड्यंत्र करके पहले तो बौद्धों की स्थिति को दुर्बल किया, फिर सभी प्रकार की तोहमत उन्हीं के सिर पर मढ़ दी। हमारी समझ में नहीं आता कि जयचंद को देशद्रोही और गद्दार किस आधार पर कह दिया गया। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है बदनाम किया गया है जयचंद को और पृथ्वीराज चौहान को।